सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हमने यहाँ पर जिस विषय पर चर्चा करूंगी वो है प्राचीन आयुर्वेद के प्रासंगिकता चरक संहिता के आधार पर। तो अगर प्राचीन आयुर्वेद के बारे में बताया जाए तो उसके पहले आयुर्वेद का जो सोर्स है उसके बाद उसके विषय में बताऊंगी। तो आयुर्वेद कहाँ से आया है? आयुर्वेद के बारे में अगर बताया जाए तो प्राचीन काल में स्वयं ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया था। स्मरण उसी का ही होता है जो ऐसे रहता है। तो ऐसा समझ लिया जाए कि सृष्टि से पहले ही वो आयुर्वेद था। क्योंकि क्योंकि ब्रह्मा ने सृष्टि किया है और ब्रह्मा के बाद वो आयुर्वेद जो स्मरण हुआ था वो आयुर्वेद प्रजापति के पास आया और इसी से वो ज्ञान आयुर्वेद का कुमार पे आया। अश्विनी कुमार सर्गों का चिकित्सक थे। हम देखते हैं हमारे ब्रह्मांडों में जो ग्रह नक्षत्र है वहां पे स्वाताश नक्षत्र पाया जाता है। मुझसे पहली नक्षत्र अश्विनी है और उसके बाद वो आयुर्वेद का ज्ञान इंदु देव को मिला था, देवराज इंद्र। तो इसी तरफ से देखा जाता है कि आयुर्वेद के जो ज्ञान है वो स्वर्ग तक रहा। कैसे वो मरते आया, पृथ्वी लोक पर आया? तो ऐसी प्रश्न आता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों है। और जो तपस्वी जो जो तपस्या महर्षि था उन सब लोगों ने ही तपस्या करते थे और उसके साथ साथ सम दम ध्यान करते थे। वो जो धन संयम कर्म जो स्वाध्याय शौच संतोष तपो इन सब करने के लिए सुस्त स्वस्थ शरीर की बहुत जरूरत थी। पर स्वस्थ शरीर उन लोगों को नहीं मिल रहा था। कभी कभी उन लोगों को बीमारियों में गुजारना पड़ता था। तो इसीलिए इसीलिए वो जो मॉन्क्स था वो जो महर्षि ने था उन सब ने ध्यान करने लगा और उन लोगों ने अपने ध्यान के समय अपने अंतःकरण में इंद्र देव का चित्र देख पाया और उन्होंने सोचा कि हमारा समस्या का समाधान वो इंद्र देव ही दे सकते हैं और इसीलिए इंद्र देव के पास गया। पहले ही चरक संहिता के पहले श्लोक में बताया गया है, हेतुर्लिंगम असुद ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसुत्तम स्वास्थ्यं पुण्यम विविधं पितामह। वो पितामह ब्रह्मा के पास पहले वो ज्ञान था। स अनंत पारम तिस्कंधम आयुर्वेदम महामति जथवत अचिरत सर्वं विबुध तन्मना मुनि। क्योंकि उन सभी ऋषियों के अंदर वो भरद्वाज वो बहुत ही गुणी थी और बहुत ही मेधावी थी। उन्होंने इंद्रदेव के पास गया और वो ज्ञान को बनकर अपने अंदर वो ज्ञान को उन्होंने सुना और उस ज्ञान से उन्होंने अब समझ लिया। आयुर्वेद के ज्ञान को उन्होंने समझ लिया और उन्होंने उनके जो शिष्य था वो उन सभी शिष्यों के वो ज्ञान को अपने बांट दिया। वह अग्निवेश था उनके शिष्यों से अन्यतम थे अग्निवेश। वह अग्निवेश जब उनके गुरु अत्य परंपरा में उनके जो गुरु है भरद्वाज उनसे वो जो आयुर्वेद का ज्ञान उनको मिला था उन आयुर्वेद का ज्ञान मिलने के बाद ही उन्होंने चरक संहिता को लिख लिया। हाँ, तो हम देख सकते हैं कि अग्निवेश ने ही चरक संहिता को लिखा था। हमारे आयुर्वेद के दो परंपरा है, एक अत्य परंपरा है और एक धन्वंतरी परंपरा है। अगर धन्वंतरी परंपरा के बारे में बताया जाए
तो वो क्या है? वो जो धन्वंतरी परंपरा है, वहाँ पे देखा जाता है जब जब अमृत मंथन हुआ था, तब देवों के साथ असुर कुल की संघर्ष हुआ था। और वो संघर्ष से क्या हुआ था? असुर कुल और देवकुल के अंदर जो संघर्ष मिला था, उस संघर्ष से जब अमृत निकाला था, तब धन्वंतरि ने उसको ले आया था। तो ऐसे देखा जाता है, जो मृत्यु से राहत देता है, वह अमृत है, वह अमर है, वह नित्य है, वह शाश्वत है। तो उसके बाद वो ज्ञान वो आयुर्वेद का जो ज्ञान है, वो ज्ञान सुश्रुत को मिला था। और और उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखा था। इसी तरफ से दो परंपरा देखा जाता है आयुर्वेद के। तो हम लोगों के पास ये हम ऐसे सोचते हैं कि आयुर्वेद में वेद शब्दों का क्यों इस्तेमाल किया गया है? वो वेद क्या है? वो वेद तो ज्ञान है ना। वो वेद हमको उन लोगों को ज्ञान देता है, क्योंकि हमारा प्राचीन परंपरा में चार वेद है। पुरुष है वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वो जो अथर्ववेद है, वो अथर्ववेद के अंदर आयुर्वेद को पाया जाता है, क्योंकि जो चार वेद के अलावा चार उपवेद भी था, जो अतिजों के आधार पर उन और भी चार उपवेद को संकलित किया गया है। जैसे जैसे स्थापत्य वेद को ऋग्वेद में लिया गया है, धनुर्वेद को यजुर्वेद में लिया गया है, गंधर्व वेद को सामवेद में लिया गया है, वैसे ही आयुर्वेद को अथर्ववेद में लिया गया है। तो अथर्ववेद में मूल रूप से तो बहुत सारी वर्णन मिलती है, पर उसके अंदर जो एक विषय में बहुत चर्चा है, वो है आयुर्वेद। वहां पे बताया गया द आइडिया ऑफ बैलेंस इन बॉडीली सिस्टम, यूज डाइट, हर्बल ट्रीटमेंट, जोगिंग, ब्रीथिंग। हमारी जिंदगी में स्वस्थ रहने के लिए, शरीर स्वस्थ होने के साथ साथ भी हमारा हमारा माइंड को भी अच्छे होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ अंतःकरण, स्वस्थ माइंड रहता है, मन रहता है। और उसके साथ साथ दिनचर्या, खाना पीना, रहना सोना, टाइम मैनेजमेंट, इन सभी का ही जरूरत पड़ता है। वो हर्बल हर्बल औषधि का इस्तेमाल करना, उसके साथ योग में जो बताया गया है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, इन सभी की बहुत हमारी जिंदगी में स्वस्थ रहने के लिए जरूरत है। क्योंकि बहुत सारी आसन है, प्राणायाम है, जो हमारा शरीर के बहुत सारी समस्या को समाधान कर सकता है। तो इन सभी विषय के चर्चा तो मिलते ही है अथर्ववेद में। तो इसके बाद हम लोगों ने देखेंगे कि आयुर्वेद के चर्चा किन किन ग्रंथों में पाया गया है। तो बृहत्तरी में भी पाया गया है, लघुत्तरी में भी पाया गया है। तो बृहत्तरी के अंदर किन किन ग्रंथों को हम देखा जाता है कि चरक संहिता, वो सेकेंड सेंचुरी के लगभग पाया गया है। सुश्रुत संहिता, सिक्स सेंचुरी, एंड अष्टांग हृदय, 680 आफ्टर कृष्ण के death। और लघुत्तरी में माधव निधन, षडांगोदर संहिता और भाव प्रकाश। इन सभी ग्रंथों में आयुर्वेद के विषय में बहुत सारी चर्चा मिलती है। आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता है। चरक संहिता का रचना काल लगभग सेकंड सेंचुरी है। चरक संहिता मूल रूप में देखा जाता है कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। लिखा गया है। उसका जो उपदेशक है, वह अत्युपत्य पुनर्वसु है। और जो ग्रंथ करता है, वह अग्निवेश है।
पर उसका जब पति संस्कार किया था, उनको उनको उनका और किसी श्लोक श्लोक में उनके अंदर श्लोक को योजना किया गया है और उसके साथ-साथ बहुत सारी विषय के ऊपर संयोजन और आलोचन किया गया है। इन सभी को लेकर के चरक ने चरक संहिता को एक नया रूप से दिखाया। उन्होंने चरक नाम के पीछे भी एक बात है कि उन्होंने जाजा-बोलियों की तरह थी। उन्होंने बहुत सारी जगह जगह पर उन्होंने गया था, उन्होंने सेवा किया था और उसके अंदर उन्होंने एक दार्शनिक था, उन्होंने चिकित्सक भी था और उन्होंने ऐसी तरफ से उनका नाम चरक हो गया, चरकि। उनके जो चरक संहिता है, उनमें 8 स्थान पाया जाता है। उनमें मूल रूप से कुल 120 अध्याय को पाया गया है और जो 12,000 श्लोक में उसको निकालते हैं उसके अंदर 12,000 श्लोक है और उनमें पे 2,000 की तरफ अशुद्धि का वर्णन मिलता है क्योंकि उन्होंने जब छोटी थी तभी से उन्होंने वो जो जड़ी बूटी था औषधि था भेषज विद्या था उन सभी को लेकर के उन्होंने चर्चा करती थी। मानव शरीर में किन किन अंगों है उन बारे में उन्होंने चर्चा करती थी और उतनी छोटी उम्र में ही उन्होंने इन सब जानने का प्रयास करती थी। जब खेलने का समय थी खेलने का उम्र थी तब उन्होंने इन सब सारी विषय को लेकर सोचती थी। तो ऐसे ही महान ज्ञानी और मेधावी थी बुच्चरक ने। तो आचार्य चरक के द्वारा चरक संहिता का प्रतिसंस्कृत हुई है क्योंकि उन्होंने काया चिकित्सा का विशेषज्ञ जो चरका कहा जाता है। ठीक है। आप देखते हैं चरक मुनि को बताया जाता है कि आचार्य चरक इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन क्योंकि उन्होंने 2000 की तरफ उन्होंने औषधि को हम लोगों के औषधि को उन्होंने प्रस्तुत किया था। उन्होंने जड़ी बूटियों को लेकर के विविध सारी उपकरण को लेकर के धातु द्रव्यों को लेकर के और उनके धातु द्रव्य खनिज द्रव्य इन सब को लेकर के उन्होंने उन्होंने औषधि बनाया था। और उसके बाद है सुश्रुत। सुश्रुत आचार्य सुश्रुत एट द फादर ऑफ सर्जरी। उन्होंने बहुत सारी सर्जरी का वर्णन मिलता है सुश्रुत संहिता में। ठीक है। सुश्रुत संहिता में बहुत सारी जो ऑपरेशन है जैसे प्लास्टिक सर्जरी जो आधुनिक काल में जो प्लास्टिक सर्जरी है वो उसका जो मूलाधार है वो उसका जो सोर्स है वो सुश्रुत संहिता ही मिला था। और उसके बाद है बागवत द आयुर्वेद डिक्शनरी 7th सेंचुरी। अब हम बताएंगे आयुर्वेद के प्रयोजन के बारे में। ठीक है। प्रयोजनम आयुर्वेदस्य न मंदपि प्रवर्तते। क्योंकि प्रयोजन के बिना कोई इंसान कुछ भी नहीं करती है। वो प्रयोजन से ही सब काम करते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ आयुर्वेद। क्या इम्पोर्टेंस है आयुर्वेद का? तो सुश्रुत संहिता में भी बताया गया है सुत्व स्थान में कि इहो खलु आयुर्वेद प्रयोजनं व्याधि शिष्टाणां व्याधिपरिमक्ष स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणं च। एक स्वस्थ व्यक्ति जो स्वस्थ है जो हेल्दी है कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है उनके बारे में उन्होंने जानकारी मिलेगा। और उसके साथ साथ जिसके अंदर व्याधि है जिसके शरीर में बीमार है उन्होंने कैसे अपनी व्याधि से छुटकारा मिलेगा उन्होंने कैसे स्वस्थ हो गए इन सब के बारे में चर्चा आयुर्वेद में मिलते हैं। अगर चरक संहिता के बारे में बताया जाए तो वहां पे बताया गया है प्रयोजनं चस्व स्वस्थ स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार उपशमनं च। प्रयोजन क्या प्रयोजन है कि
कि जब जो स्वस्थ है उन्होंने स्वास्थ्य का रक्षण कैसे करेगा, और जिसके शरीर में विकार हुआ, जो विकारग्रस्त वो प्राकृतिक शरीर विकृत हो गया, उन्होंने कैसे वहां से निस्तार मिलेगा उनका, इन सभी विषय का आलोचना हमें मिलता है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद का डेफिनेशन क्या है आयुर्वेद? तो चतुर्वेदेषु आयुर्वेदे, चतुर्वेदेषु अथर्ववेदे आयुर्वेदस्य उत्पत्ति उपवेदत्वेन गण्यते, एति गच्छति इति आयु। आयु इज लाइफ एंड वेद इज नॉलेज स्टडी, हम बोल सकते हैं, साइंस भी बोल सकते हैं। तो सर नॉलेज ऑफ लाइफ इज आयुर्वेद। तो आयुर्वेद विश्व प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली है। प्राचीन प्राचीन काल में जो चिकित्सा विद्या है उन सबकी आलोचना हमें आयुर्वेद में मिलती है। ये आयुषो वेद, आयु का वेद, दीर्घायु विज्ञानम, क्योंकि एक से एक दिन जब चलती है तब हमारा आयु भी चलती है। तो वैसे ही आयुर्वेदेति इति आयुर्वेद। तो हिता हितं सुखम दुःखम आयुस्तस्य हितः, मानं च तच्च जगत्तम आयुर्वेदः स उच्यते। तो आयु क्या है? तो हमारा आयु को चतुर्विध में देखा जाता है। यहाँ पे चतुर्विध आयु के बारे में बताया गया है। हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। तो हमारा हितायु कैसे हो सकता है? जो आयु मंगल कर है, जो आयु स्वस्थ है, वो ही हमें आनंद दे सकते हैं। क्योंकि जो आयु स्वस्थ नहीं है, जो शारीरिक रूप में शरीर में पीड़ा व्याधि ग्रस्त है, उसका आनंद कैसे मिल सकते हैं? वो कैसे खुश रह सकते हैं? वो तो दुखी रहेगा ना, तो उसका तो आयु दुखी होगा ना। तो हमारी सुख, हमारा दुख, हमारा आयु के हित अहित होने से निर्भर करते हैं। अब देखते हैं आयु क्या है। तो आयु के बारे में बताया गया है चरक संहिता में। शरीर इंद्रिय सत्ता सत्व आत्म संयोग द्वारि जीवितम नित्यदश्च अनुबंधश्च पर्जयो आयुर्उच्यते। मानव आत्मा शरीरं च त्रयमतत्त्रिदण्डवत् लोकोत्तिष्ठति संयुगत् तत्र सर्व प्रतिष्ठितम्। शरीर, इंद्रिय, सत्व, अंतःकरण, आत्मा, इन सब को लेकर के हमारा ये वो आयु है। क्योंकि आत्मा, मन, शरीर, इन तीनों को लेकर त्रिदंडों के तरह संजोग में सब प्रतिष्ठित रहता है। तो पहले हम बताएंगे आयु क्या है। तो हमारा जो शरीर है वो पंचभौतिक शरीर है। शीत, अब तेज, मरुद, भूमि, पांच एलिमेंट्स, पांच तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है। हमारे शरीर के अंदर जल भी पाया जाता है। कि हमारा जो हमारा जो शरीर के अंदर जो स्ट्रक्चर है, उन सभी स्ट्रक्चर में हमारे, जैसे हमारा जो किडनी बोलते हैं, वहां पे जल की जरूरत पड़ते है। हमारा जो जीवा है वहां पर जल की जरूरत पड़ता है, बहुत जल रहता है। और अग्नि, हमारा जठर में अग्नि रहता है जहाँ पे खाद्य पचित होता है। और हमारे सारे शरीर में प्राण है। पांचों प्राणों का वर्णन उपनिषद में मिलते हैं। प्राण अपान समान उदान वन। तो देखा जाता है हमारी जो आयु है, स्थिति, अब, तेज, मृत, अर्बम, स्पेस रहता है। तो इन सभी को लेकर के हमारे जो पार्थिव शरीर के बारे में बताया जाए तो हमारे शरीर में जो हर्ट एलिमेंट है ना, जैसे हमारी दांतों है, हमारे टीथ है, हमारा बोन है, इन सब हमारी पार्थिव पार्थिव वहां पे हमारा पार्थिव पार्थिव एलिमेंट, वहां पे हमारा अर्थ एलिमेंट रहता है। ठीक है। ऐसे ही हमारा पंचभौतिक शरीर है।
इन सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करूंगी नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारा इंद्रियो क्या है? हमारा पंच ज्ञानेंद्रियो है और पंच कर्मेंद्रियो भी है, जो अर्गन्स बोलते हैं हम लोगों ने, जो का अर्गन्स बोलते हैं। तो अगर पांचों ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताया जाए, जो हमारा जो आंखों है ना, वो देखते हैं। हर किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं, तब वो आंखों की सहायता से हम नहीं देख पाते हैं। अगर हम कानों में सुनते हैं, तो वो भी हम कानों की सहायता से ही सुनते हैं, वो भी एक ज्ञानेंद्रिय है। हमारे जुबान में जो स्वाद को रहता है ना, हम कोई भी जब खाते हैं पीते हैं, तब वो हमारी जुबान के अंदर जो स्वाद को से ही हम जान पाते हैं। वैसे ही हमारा जो शरीर में जो हमारा जो त्वक है, त्वचा, हम त्वचा बोलते हैं, वो अभी त्वचा में हम जो स्पर्श स्पर्श करते हैं, जब किसी को स्पर्श करते हैं, तब तब सब कुछ हमारा इस त्वचा से ही जान पाते हैं। है ना, हमारा जो नशिका है, उससे हम ज्ञान लेते हैं, श्वास लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो हमारे नसिका से ही हो पाता है। वैसे हमारा जो पांचों ज्ञानेंद्रिय है, उसके साथ पांचों कर्मेंद्रिय भी है। हस्त है, हस्त से हम काम करते हैं। हमारा पाद है, पाँव से हम काम चलते हैं। पायु है, उपस्थ है। और हमारा जो वाक है, जहाँ से हमारा वाणी निकलते हैं, वैखरी वाक बोलते हैं ना हम, परापस्संति मध्यमा वैखरी, वो वैखरी से हमें बात निकालते हैं। तो वैसे ही हमारा इंद्रिय है। और हमारा मन क्या है? इन सब तो बहिर इंद्रिय है। हमारा अंतर इंद्रिय भी है, जो हमारे सुख दुखों का स्वादन होता है। जो हम सुखी है, कोई दुखी है, वो अंतःकरण से ही पता चलता है ना। मन को स्पर्श नहीं किया जाता है, पर मन को मन अनुपरिमाण है। वह अंतःकरण जब असमवाय संबंध में कई इंद्रिय के साथ रहता, तब वो इंद्रिय वो काम, उनका जो प्रत्यक्ष का विषय है, सन्निकर्ष का विषय, वो तब प्रत्यक्ष कर पाता। अगर कोई भी वस्तु को प्रत्यक्ष देखना है, तो वो चक्षु इंद्रियों के साथ हमारा अंतःकरण का भी असमवाय संबंध रहना चाहिए, असमवाय संबंध रहना चाहिए। तो इसके अलावा वो उसके सामने रहने से भी वो देख नहीं पाएगा। ठीक है। तो वैसे हमारा हमारा जो हमारा जो सत्व है, उसके बारे में चर्चा किया। और उसके बाद हमारा जो आत्मा, वो आत्मा तो ज्ञानाधिकरणम है ना। वो जो जीवात्मा है, वो परमात्मा ही तो अंश है ना। वो परमात्मा के ही तो वो समष्टि रूपों में से वो वृष्टि रूप हमारा जीवात्मा में है ना। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर आत्मा के विषय में बहुत सिंपल चर्चा किया गया है। कैसे क्या चर्चा किया गया है, वहाँ पे बताया गया है। जैसे हम हमारी हमारे जैसे हम हम जब जो वासंग से ज्यादा जीर्णानी वासंग से जैसे हम जीर्ण वास को जैसे हम उतार देकर हमने नया वस्तु को परिधान करते हैं, तब हम ही रहता है। हमारा हमारा वस्तु का एक्सचेंज, हमारा वस्तु चेंज हुआ, हम नहीं चेंज हुआ। हम जैसा वैसे ही हो। तो वैसा ही जब हमारा मृत्यु होता है, जब हम परलोक में जाते हैं, जब हमारा शरीर से आत्मा निकाल जाता है, तब हम मर जाते हैं। तब हम लोगों को हम तो तो बताया जाता है, वो मर गई है, बताया जाता है। पर जो आत्मा है, उस वो तो नित्य है, वो तो शाश्वत है। वो नहीं कभी मरती। मरती तो मरण तो शरीर का ही होता है। ठीक है। तो इसी तरफ से वस्तु के तरह हमारा शरीर का भी परिवर्तन होता है। तो ऐसे ही हमारा आत्मा, हमारा शरीर, हमारा इंद्रिय, हमारा मन के विषय में चर्चा किया गया है।
अब देखा जाता है 5 एलिमेंट्स क्या है। वो पृथ्वी है, तो मास एंड इनर्शिया वो हर्ड है। हमारा शरीर में जब कोई हर्ड है, हमने बताया है कि जो दांतों है, जो हमारा शरीर के अंदर, क्योंकि हम जो पृथ्वी में जो वेजिटेबल्स जो वो भी मिलते हैं, उन सबको खा करके हमारा हमारा शरीर को स्वस्थ रखता है, हमारा जिंदगी गुजरती है ना। तो वैसे ही इनर्शिया विद गुरुत्व, गुरुत्व रहता है, जिसका मतलब जो वर्ण है वो उसका अ, उसको हम पृथ्वी एलिमेंट्स के अंदर लिया जाता है। और वाटर के बारे में बताया जाए तो फ्लूइड तो वाटर क्या है, हमारा शरीर में जल की बहुत जरूरत पड़ता है, क्योंकि जल ठीक जल का न्यूनता और जल का अधिकता, जल जल का जल जब बैलेंस में नहीं रहता, तब हमारा शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता। वैसे ही वायु, तो वायु पर पांचों प्राणों के विषय में बताया। हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में बताते हैं, जब हमारी सारी इंद्रियों ने अपनी कार्य क्षमता से निकल जाती है, तब तब जब निकल जाती है, तब वो प्राण शरीर से भी निकलते रहती है। वैसे ही हमारे शरीर में वो पांचों प्राणों का बहुत जरूरत, हमारे हमारे जिंदगी गुजरने के लिए वो पांचों प्राणों रहते हैं, कि प्राण अपान समान उदान और बन। The Tejas will heat and warmth एंड आकाश ऑक्यूपाइंग प्रॉपर्टी। हमारे शरीर में जो स्पेस होता है, जहाँ पे हमारा जॉइंट संधि रहता है, जैसे हमारा आर्म है, आर्म के अंदर आर्म है, और आर्म के अंदर हमारा जब एल्बो है, वहां पे भी दो दो ब्रॉन्ज के अंदर जो स्पेस का एक स्पेस का एक लिमिट रहता है, जब वो ठीक लिमिट में नहीं रहता, जब वो न्यूनता रहता है, अधिकता रहता है, तब वो तब ऐसे होने से ही वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हमारा इसका स्पेस ठीक से नहीं रहने से ही हमारा जॉइंट पेन होता है, और उनके साथ साथ हमारा हमारा शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, क्योंकि पेन से ही हमारे जब वो पेन पेन बढ़ते जाते हैं, तब तब उस जो उसका जो उसका जो कार्य क्षमता उनका कार्य क्षमता रहता है, वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो तीनों विषय की चर्चा हम पहले से ही बताया था, जो त्रिदंड बताया था, उसके पहले भी जो तीनों के बारे में, जो तीनों दोष है, वो ठीक से नहीं रहने के लिए हमारा शरीर में इतने सारी समस्या होते हैं, हम बीमार में पड़ जाते हैं। तो पता है क्या है, दशु पुनस्त्वयो बात पित्त श्लेष्मनो ते प्रकृतिभूता शरीर उपकारो का भवन्ति विकृतिमपन्नस्तु खलु नानाविध विकरैः शरीरम् उत्पादयन्ति। तो प्रकृतिभूता शरीर उपकारो का भवन्ति, शरीर में उपकार करता है। विकृति जब होता है, तो नानाविध रोग भोग से हम दिन जापित करना पड़ता है। तो वात में कैसा होता है, तो वो ड्राई होता है, वो लाइट होता है, वो कोल्ड होता है, रफ होता है, वैसे ही होता है। उसका 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 जो नेचर होता है, वो ड्राइनेस होता है। उसका जो नेचर होता है, वो मूवमेंट जैसे होते हैं। ठीक है। हाँ, पित्तों का नेचर कैसे होते हैं, वो शार्प होता है, हॉट होता है, लाइट होता है, स्माइलिंग होता है। वो हमारे डाइजेस्टिशन सिस्टम को देखते हैं, वो हीट होता है, वो हंगर होता है, वो फास्ट होता है, ट्रस्ट होता है, पावर होता है। जब कोई काम में ताकत की जरूरत पड़ते है, वो काम को तो डिटर्मिनेशन रहता है, वो काम हमें करना ही पड़ेगा, माँ हमने वो करके ही दिखाऊंगी। तो इन सब डिटर्मिनेशन, जो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, इन सभी पित्तल पित्तल से आते हैं।
कफ कल्ड है, हेवी है, बस स्मूथ है। तो न उनके अंदर जो न उनके अंदर जो नॉरिशमेंट रहता है, स्ट्रेंथ रहता है, जॉइंट ब्रूडिंग रहता है, सब की नेचर इनके अंदर पाया जाता है। तो हम लोगों ने देखते हैं कि जब बाघ के बारे में बताया जाए, वो बाघ दो एलिमेंट से बाघ दोष क्रिएट होता है। दो, ईथर और एयर, और पेतो जो फायर एलिमेंट्स और वाटर एलिमेंट्स, और कफ वो वाटर एलिमेंट्स और अर्थ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो पहली बात है वो ईथर है और एयर है। जब बातों शरीर में हमारा शरीर में जो पूरी स्वभाग है वहां पे जब बाघ के परसेंटेज ज्यादा होता है, तब उन लोगों के अंदर जो हम देख पाते हैं वो बहुत क्रिएटिव होता है। और उनके देखा जाता है उन्हें किसी को अनुकरण करना, जैसे किसी को फॉलो करना, वो अच्छी तरह से वो कर पाता है। उसका सृजन शक्ति बहुत अच्छी होती है। वो इन्वेंशन, वो नया नया कुछ सोचते रहते हैं, वो नया नया काम करके दिखाते हैं, और उन्होंने जिंदगी में आगे भी बढ़ता है। और उन लोगों के अंदर देखा जाता है बर्थ एलिमेंट जिसके अंदर बहुत ज्यादा रहता है। बात के जो बात के जो पावर, उसके जो नेचर जब किसी इंसान के अंदर ज्यादा होता है तो उनके अंदर एक मूवमेंट रहता है। वो वो जब कोई काम करते हैं तो वो काम को वो पूरा करते हैं। और उन्होंने 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 जैसे मूवी और जो ऐसे ऐसे काम है ना जहाँ पे अनुकरण करना पड़ता है, किसी को देख करके उनको ही करके दिखाना पड़ता है। जैसे मूवी और जो एक्ट्रेस ने जो जो काम करते हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस ने जो काम करते हैं, जो अभिनय कुशल होता है, इन सब इनके अंदर पाया जाता है। और इन लोगों ने बहुत इंजॉय भी लाइफ में करते हैं। इंजॉय भी लाइफ में करते हैं, इंटरटेन भी उन लोगों ने करते हैं बहुत ज्यादा। और उसके बाद पाया जाता है पित्तो। तो उसमें फायर एलिमेंट, फायर और वाटर एलिमेंट रहता है। तो वैसे ही इन लोगों ने बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। उनके बहुत सोच समझ से काम करते हैं। उन्होंने सेंसिटिव होता है। कुछ बात को ज्यादा सा सोच लिया तो उनका वो बहुत इफेक्ट देते हैं। मतलब उनका जो रिस्पॉन्स मिलता है वो बहुत अगर वो उनका अनुरूप नहीं होता तो खतरनाक भी हो सकता है। तो पर उनके अंदर जो डिटर्मिनेशन रहता है, उन लोगों ने बहुत काम करके भी देखा था, हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है। ऐसे ही उन लोगों को देखा जाता है। कफ के अंदर जो पाया जाता है उन लोग रिलैक्स होते हैं, वो ठंडे रहता है, वो ठंडी से काम करते हैं, वो क्षमा कर देता है, और उनके अंदर स्टेबल ट्रस्टफुल गुण पाया जाता है। तो अगर हम आयुर्वेद में देखते हैं तो इन जो दोषों है ना, जैसे तो त्रिदोषोषु संतुलनांग असंतुलनांग असंतुलनाचारकम। जब जब इन तीनों दोष जब संतुलन में रहता है तब वो सुस्त रहता है। जब संतुलन में नहीं रहता है, जब जब बात की ज्यादा शरीर में जब उसका प्रभाव डालते हैं तब उन लोगों के अंदर तो प्रॉब्लम होते हैं। वैसे ही बोलता है, जब बात शरीर में जब बैलेंस में रहता है तब तो वो एनर्जेटिक होता है, अपनी काम को कर पाता है। तब तो उनके अंदर फ्रेंडली नेचर रहता है, वो एक काम को बहुत
बहुत दूर ले जाते हैं। बट जब इम्बैलेंस होता है तब उनके अंदर नर्वसनेस आ जाता है, वो उनके अंदर रेस्टलेस आ जाता है, क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं करती तब। उन्होंने, क्योंकि मूवमेंट है ना, वो बहुत मूवमेंट है, इसलिए उसको एक टाइम मैनेजमेंट रहना जरूरत है। और उसके जब जब बैलेंस में नहीं रहता तब उन्होंने फॉरगेटफुल, उन्होंने भूल जाते हैं और एंजाइटी भी पैदा होता है। तो इन लोगों के लिए आयुर्वेद में कुछ रेमेडी बताया गया है। उन्होंने बताया, वहां पे बताया गया है कि लेमन वाटर को मॉर्निंग में भी पिया जा सकता है। और उनके साथ साथ आयुर्वेदिक कुछ मैसेज भी है, वो भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ उनके जो सज्जन है, उनके जो प्रीति भाजन है, उन सब के साथ उन्हें टाइम को बिता सकता है। सब कुछ उन्होंने कर सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं, आसन भी कर सकते हैं। और पित्तों को जब बैलेंस में रहता है तब तो वो पानी रहता है, वो कोऑपरेटिव होते हैं, किसी को मदद करने में बहुत कुशल होता है, उन्होंने कॉन्फिडेंट भी होते हैं। पर जब बैलेंस में नहीं रहता है तब तो वो क्रिटिकल हो जाता है, तब तो उनमें अंदर एंगर भी आ जाता है, और एंगर तो डिस्ट्रॉय कर देता है ना। एंगर तो हमारा बताया गया है, हमारा अंदर सड्रिप रहता है ना, काम क्रोध लोभ मद मोह इन सब रहता है ना, इन सब ठीक नहीं है हमारा शरीर के लिए, वो हमारा खतरनाक है हमारा शरीर के लिए ना। तो जब बैलेंस में नहीं रहता तब बताया क्या है, तो अलाउइंग, वहाँ पे बताया गया है कि अलाउइंग फ्री टाइम एवरी डे, ठीक टाइम में खाना है, ठीक टाइम में अपनी खुद को रेस्ट देना है। और उसके साथ साथ परिवेश है ना, हमारा जो इन्वायरमेंट है, उनमें भी टाइम बिताना है। और उनके साथ साथ उनको हंसना है, उनको 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 खुद को समर्पण करना है प्रकृति के अंदर, प्रकृति के अंदर अपने समय को बिताना है। तो ऐसे वो कुछ खेल भी खेल सकता है, इन सब उनके लिए बहुत अच्छी है। और उसके बाद हम कफ के बारे में बताएंगे। तो कफ जब बैलेंस में रहता है तब तो वो काइंड होता है, तब तो उनके अंदर पेशेंस भी रहता है। पर जब बैलेंस में नहीं रहता है तब तो वो कब जब शरीर से बैलेंस में नहीं रहता तब तो वो बहुत सारी रोग शरीर में पैदा हो जाते हैं। जिससे कब्जा हमारा टीबी भी हो जाता है, और बहुत सारी हमारा एनर्जी भी लॉस हो जाता है। हमारा शरीर के जो बॉडी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उनके भी बहुत सारी प्रॉब्लम होता है। तो इन सभी के लिए बताया जाता है कि उनको वार्म एंड warm and bright colors in clothes। और ये भी बताया गया है कि जो जो उनको उनको मेडिटेशन करने के लिए बोला गया, और जब उनको ठंडी की प्रॉब्लम है तो थोड़ी वार्म वाटर उन्होंने खा सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं, हमारा एस्ट्रोलॉजी में भी इन तीनों दोषों के बारे में चर्चा हुई है। क्योंकि हमारा जिंदगी में जो लग्न है ना, वो हमारा शरीर को देखा जाता है। पर वहां पे भी जब वहां पे भी वहां पे भी बहुत सारी हमारा 12 राशि रहता है, हमारा जो स्वातास नक्षत्र रहता है, जो 12 भाव रहता है, उन सब हमारे जिंदगी में बहुत प्रभाव डालते हैं, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। तो पित्तु प्रभावित जो ग्रह है वो है सूर्य है, मंगल है। अश्लेषमा प्रभावित जो ग्रह है वो है चंद्रमा है, शुक्र है, क्योंकि हम देखते हैं पूर्णिमा का चंद्र जो हमें ठंडी देता है ना। तो बात है बस शुक्र और शनि के अंदर वो मूवमेंट है। हमारी जिंदगी में देखा जाता है तीनों गुणों के बैलेंस में रहने की बहुत जरूरत पड़ता है, क्योंकि सत्व रजो तम सामावस्था प्रकृति, बस शाम को दर्शन में कपिल मुनि ने बताया है। तो वहाँ पे बताया गया, हमारे इंडियन फिलोसॉफी तो बहुत सारी चर्चा वहाँ पे मिलते हैं। तो वहाँ पे जो पांचों जो पांचों ज्ञानेंद्रिय है, पांचों कर्मेंद्रिय है, जो हमारे जो अंतःकरण है, हमारा जो आत्मा है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो 5 एलिमेंट्स है, हमारा जो प्राण है, सब चर्चा हमारे इंडियन फिलोसॉफी में मिलते हैं।
बहुत सच है इसके अंदर बहुत तुच्छ मिलता है। पर यहाँ पे जो सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, वो क्या करते हैं? सत्वगुण हमें ज्ञान देता है, सत्वगुण हमें आनंद देता है। सत्वगुण जब रहता है किसी के अंदर तो वो वो क्लैरिटी है, वो आनंद से वो सचेतन रहना, अपने काम पर फोकस करना जानता है। उसके उसके अंदर बैलेंस रहता है, स्टेबिलिटी है, वो इंटेलिजेंस रहता है। और सत्वगुण भावित जो व्यक्ति होता है उनके अंदर हम जो देखते हैं कि वो इंसान अपनी काम को धीरे से करते हैं और उनके अंदर जो उदासीनता मिलते हैं उदासीन वो भी तटस्थ रहता है पर वो सत्वगुण सर्वदा आनंद और ज्ञान को ही देता है दिखाई पड़ता है। पर रजस गुण वहां पे बताया गया है विशुद्ध स्वरूपम शिष्टाचार सम्मतम भक्ति सत्य गुण मनोविकारकारणरूपं गुणत्रयमस्तु रजतमश्च। पर रजोगुण तमोगुण क्या होता है? तो मनुष्य पुनरुदृष्ट रजस तम एवं च तेरह संहिता में कहा गया है कि रजस तमश्च मानसो दसुतः विकारा काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मान मद शोको चित्त उद्वेग भय हर्ष। तो हमारा इन सब जो काम है हमारे अंदर जो इच्छा है जो क्रोध है जब पूर्ति नहीं होती तब तो क्रोध आ जाता है। हमारे अंदर जो लोभ है हमारे अंदर जो मोह है जब किसी पे हमारे इमोशन आ जाता है जब ईर्षा है किसी को जो है वो मेरे पास नहीं है तो ऐसी सोचना भी तो ईर्षा है। वो मान जो मद मद है जो शक है जो चित्त हमारे अंदर में जो उद्वेग आता है इन सब का हर्ष आनंद होते हैं खेलते हंसते इन सब कुछ के हमारा रजत गुण में आता है। ठीक है रजोगुण तो हमारा पैशन हमारा मूवमेंट हमारा इमोशन हमारा डिजायर हम कहाँ जाना चाहते हैं क्यों जाना चाहते हैं कैसे जाऊंगी पाऊंगी क्या इन सब कुछ का कोई मेरा रजोगुण से नहीं है। अगर रजोगुण नहीं रहेगी तो हम कुछ काम कर भी नहीं सकेंगे। वो बताया गया है ना श्रीमद भगवत गीता में कि निष्काम कर्मो करो कर्मो कर्मण्यवाद करस्ते माँ फल कदाचन। तुम्हें केवल कर्मों में ही तुम्हें अधिकार है पर तुम्हें फल में कोई अधिकार नहीं है। तुम सिर्फ तुम्हारा कर्म करते रहो सिर्फ तुम्हारा कर्म करते रहो। तो वहां पे जो कर्म करने का निर्देश बार वहां पे पुनः पुनः अपने कर्म का निर्देश मिलता है पर कर्म फल पे नहीं। पर अगर हम रजोगुण में आए तो वो हर वक्त हमारे कर्मों का फल के लिए ही वो आगे बढ़ते हैं है ना। पर हमारा कर्म तो कर्म निष्काम होना चाहिए वो तो हमें श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया अगर निष्काम नहीं करोगे तो कर्म के बाद जब तुम्हारा फल नहीं मिलेगा तब तो तुम्हें क्रोध हो जाएगा ना वो तो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसीलिए रजोगुण के बारे में बताया गया है वो हमें सीख नहीं देते वो हमें दुख नहीं देते हैं। और तमोगुण तो हमारा आवरण की तरह है वो हमारे प्रति तो हमारा जो नॉलेज उसको उसके अंदर एक उसको बिछा देता है किसी बिछा देता है वो तो क्या करते हैं वो हमारे लेजीनेस को पैदा करते हैं काम करने की नहीं इच्छा होते हैं काम नहीं करने चाहते हैं। काम करने की इच्छा नहीं होते हैं हैप्पीनेस फील होते हैं। वो कुछ काम के के अंदर बताते हैं ना कुछ लोग आशावादी है कुछ लोग हताशावादी भी है ना। कोई लोग है पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है बस सत्वगुण के लोगों का। जो पॉजिटिव को भी नेगेटिव बना देगा वो तमोगुण में रहेगा। ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे सातों धातुओं के बारे में। सेवन धातु रसप्रथम धातु सत रक्त स्वरित पाचनम मांसम विवर्धन उष्ण च मेदु श्लेषम लघु अस्ति। तो रस क्या है? प्लाज्मा बोलते हैं ना। जब हम कुछ भी खाते हैं तब वो हमारे शरीर के अंदर जाने से वो रस हो जाता है वो तो उसके बाद उससे रस से वो रक्त बन जाती है। तब रक्त हमारा जो हमारा सारे शरीर में जो ब्लड की जो सर्कुलेशन है सर्कुलेशन प्रोसेस है उनको हम देखते हैं तो सर्कुलेशन प्रोसेस कहते हैं वो ब्लड
वो ब्लड कहाँ से हमारा जो हृदय है वो हमारा जैसे सारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन करते हैं। तो वो जो हीमोग्लोबिन पोर्शन ऑफ द ब्लड और वो रक्त से मांस को हम देखते हैं, रस से हमारा रक्त गठित होता है, व रक्त से मांस गठित होता है। कैसे? वो मस्कुलर टिश्यू, हमारा शरीर का जो हम जब कुछ भी खाते हैं ना, तो वो खाने के बाद जब हमारे उदर में जाते हैं, तब वो दोनों भागों में बांट जाते हैं। एक तो हमारा शरीर के स्वार रूप होता है और एक मल रूप होता है। जो मल रूप है वो तो हम शरीर से निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर ठीक से मोल नहीं और शरीर से निकाल तो हमें बहुत सारे रोग पैदा हो रहा है ना। और उसके साथ साथ सार रूप भी है। सार रूप क्या है? जो हमारे शरीर में मांस, रक्त, मेद, अस्थि, इन सबको ठीक से ठीक से उनको गठित करने में सहायता करता है। ठीक है, वो सार रूप फंक्शन। तो हम देखते हैं मांसल, और उसके बाद मेद है जो फैट टिश्यू है। वो मांसों से ही बनाया जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो मेद है, जहाँ पे मेद रहता है, वो हमें मांसों से ही गठित होता है, वो फैट टिश्यू। उसके बाद हमारा जो अस्थि है, बॉन टिश्यू, वो में से अस्थि टिश्यू बनता है। हमारे शरीर में जो जो अस्थि है, हमारा शरीर तो एक स्ट्रक्चर है ना, ना हमें यहाँ पे पिंड है, हमारा यहाँ पे हमारा लीवर है, यहाँ पे हमारा स्टोमच है। हाँ, तो वैसे हमारे शरीर में इन सब जंतु की तरह रहता है ना। इसीलिए हमारा जो अस्थि है, वो तो हमारा स्किन के नीचे है ना, और इसीलिए हमारा स्किन उनको स्किन उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बॉन टिश्यू है। तो बॉन टिश्यू के बाद में आते हैं मज्जा, जो बॉन मैरो है। हमारे सिर हाथ में अंदर लिगामेंट में बहुत छोटी छोटी जो जो नर्व रहता है ना, उन सब के अंदर हमारे सबको सबको प्रोटेक्ट करता है वो अस्थि। और उसके बाद है हमारा सिक्रम। तो हम अब देखेंगे द seven basic tissue that make the body, and these tissues are collectively called Sapto Dhatu in Ayurveda. पर धातु क्या है ना? धातु is responsible for providing nutrition to all cells, tissues and organs in the body. रस धातु क्या है? वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा शरीर के जो पृष्ठी है, हमारा ठीक से न्यूट्रिशन प्रोसेस हो रहा है क्या, सारी सेल्स और टिश्यू के अंदर बॉडी में, उन सबको देखते हैं। रक्त धातु क्या है? वो है रक्त धातु supplies oxygen to all structures in the body. It is also responsible for maintaining strength, health, and happiness. It supports the functions of skin and cells organs. हमारा शरीर में जो ऑक्सीजन को सारी फुल बॉडी में वो सर्कुलेट करते हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे शरीर में जो स्ट्रेंथ, हमारा जो हेल्थ है, तो हमारा जो खुश हैप्पीनेस है, उनको मेंटेन करते हैं। ऐसे ही हमारे सारी बॉडी, स्किन और हमारा जो गैलेंडस ऑर्गन्स, उनको प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है। मांसो धातु क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ मांसो धातु प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द to provide stretch to the body and protecting internal organs. हमारे शरीर के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, जो मसो धातु फंक्शन क्रिएट करता है। और उसके बाद जो मेद धातु है, मेद धातु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द lubrication and providing strength and nutrition to the bone. तो हमारा जो बोन्स है, उन सबको उन सबको कैसे क्या करते हैं, उनको उनको उनके अंदर जो जो न्यू उनके जितना ही पुष्टि रहता है, वो पुष्टि को संपूर्ण को प्रोटेक्ट करता है, उनको हेल्दी बनाते हैं। ठीक? और हमारा जो जॉइंट से, टेंडोन से, लिगामेंट से, उन सबको भी। और उसके बाद है अस्थि धातु।
The main function of the thumb is to protect delicate nervous tissue. हमारे शरीर के अंदर जो नर्वस टिश्यू है उनको प्रोटेक्ट करता है. जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड हमारा जो सिस्टम कांडो है, एंड सपोर्ट बोन्स में हमारे हमारा जो बोन मैरो है उनको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है. तो मुझे मजा धातु है, मजा धातु इज द रेस्पॉन्सिबल of providing nourishment to the sick. All function of bone marrow, brain and nervous tissue represent the functions of मज्जा. तो हमारे शरीर में जो मज्जा है उनको रिप्रेजेंट बनाता है. शुक्र धातु जो नए प्रजन्मों को दिखाता है, बुस्ट्रोजन पोस्ट्रोजन को भी तो जो हार्मोनल सिस्टम उनको देखते हैं. तो हम देखते हैं हम कैसे स्वस्थ रह पाएंगे, हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं. तो बोलते हैं कि समदोष समाग्निश्च समुधातु मलोक्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मना स्वास्तित्व विधि. दिस हम लोगों ने जो दोष के बारे में पढ़ा है, चर्चा किया है, वात पित्त श्लेष्मा वो ठीक से रहना चाहिए. समाग्नि हमारे शरीर में जो अग्नि का बहुत जरूरत है. देखा जाता है कि हमारा जो चरक संहिता है वो काल चिकित्सा के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है. ठीक है. और सम धातु इन सातों धातु जो हमारा जो रस है उनसे रक्त बनती है, रक्त से हमारा मांस बनती है, मांसों से हमारे मेद बनती है, मेद से अस्थि बनती है, अस्थि से मज्जा बनती है, मज्जा से शुक्र बनती है. ये जो प्रोसेस है इन सब ठीक से रहना चाहिए. और हमारा शरीर के जो सार रूप नहीं है, सार रूप है जिसको निकालना चाहिए हमारा शरीर से, वो मल है उनको भी ठीक से निकालना हमारा स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरत है. और प्रसन्न रहना पड़ेगा. हमारा शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा मन भी प्रसन्न रहना है. प्रसन्न रहे तो उसके साथ साथ हमारा इंद्रियों भी ठीक ठाक काम करना चाहिए, प्रॉपर रूप से काम करना चाहिए, क्योंकि वो आपको ठीक से देख पाना है, कानों को सुन पाना है, सब कुछ ठीक ठाक काम करेगा. वो प्रॉपरली वो उनके काम करने में सक्षम रहेगा. ठीक है. और आत्मा भी प्रसन्न रहेगा, सेटिस्फाई रहेगा. वैसे ही तभी वो इंसान स्वस्थ रह पाएगा. तो धातु समूह क्रियाचक्ता तंत्र स्वास्थ्य प्रयोजनम विकार धातु समूह समूह प्रकृति उच्चते. सुख संग कम आरोग्यम, जब हम सुखी रहता है, आनंद में रहता है, तब हम आरोग्यम जब हो जाते हैं, जब कोई रोग से हम ठीक हो पाते हैं, तब तो आनंद आ जाते हैं, सुख हो जाता है. विकार तो हमें दुख ही देता है. तो रोगस्तु दोष समूह होता है, अष्टांग हृदय में भी कहा गया है. अब ये आयुर्वेद के अष्टांगों के विषय में गबसल्य तंत्र सर्जरी हमारे जब छोटे खाटे जब एक्सीडेंट होता है ना, तब खून निकलती है, थोड़ी छोटी खाटे ऑपरेशन भी करना पड़ता है. तो इसी तरफ से जो जो ट्रीटमेंट रहता है वो हमारे शल्य तंत्र के अंदर पाया जाता है. के बाद जो सकल तंत्र माइनस सर्जरी, वो क्या होता है ना, हमारे जो गले के ऊपर के जो रहता है, जैसे हमारा आँख रहता है, हमारा कान रहता है, हमारा जीवा रहता है, हमारा जो नोज रहता है, इन सब के जो काम है, जब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है तब सलाका की सहायता से उनको ठीक करना पड़ता है. और इस सर्जरी का बहुत सारी चर्चा हमें मिलता है सुश्रुत संहिता में. ठीक है. इसके बाद एक काय चिकित्सा. काय चिकित्सा जनरल चिकित्सा जनरल है, क्योंकि जब शरीर के अंदर जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको डायग्नोसिस करते हैं. तो जनरल डायग्नोसिस करने के बाद उनको पता चलता है कि उसको क्या हुआ है ना हुआ है, तो जनरल डायग्नोसिस का चिकित्सा के अंदर पाया जाता है. जो विद्या डेमोनोलॉजी,
भूत विद्या को ज्योतिष शास्त्र से मिलाया जा सकता है क्योंकि ज्योतिष में भी कहा गया है जब कुछ मैलेफिक प्लैनेट्स होता है तो वो गलत रिजल्ट देते हैं तो उनका वो गलत दशा रिजल्ट से बचने के लिए भी कुछ रेमेडी जैसे जैसे उनके मंत्र पाठ कुछ स्तुति इन सब की चर्चा होती कर सकते हैं और उनके साथ साथ जो हमारा जो संधु सांधु किया है ना शाम में हम जो हम घंटा बाजा घंटा घंटा का घंटा शंख घंटा इन सबको हम इस्तेमाल करते हैं ना पूजा पूजे के थाली पर तो उन सब को हमारा नेगेटिव एनर्जी को नष्ट कर देता है और पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करता है तो इसीलिए वो भूत पिता इन सभी का चर्चा में भूत विद्या में मिलते हैं और उसके बाद है कमरदीप कि वो एक बालक जब गर्भ में रहता है तब उनको कैसे एक माँ गर्भकालीन एक माता को क्या क्या करना चाहिए उनके उनके देखभाल कैसे होना चाहिए वो तो क्या खाना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इन सब की चर्चा मिलता है उसके बाद जब वो बच्चे भूमिष्ठ होते हैं जब एक नया जिंदगी का शुरुआत होता है तब उनको कैसे उनके उनको देखभाल करना है उनको ट्रीटमेंट कैसे करना है वो बच्चे क्या खाएगा कैसे रहेगा उनके जो साइकोलॉजी है ना इन सब के चर्चा ही कोमल गीतों में मिलते हैं उसके बाद अगर कहते हैं वो टैक्सिकोलॉजी वो विश्व वो सर्पों से भी सर्पों काटने से भी हो सकता है वो कुछ बुरा कुछ खा करके भी हो सकते हैं वो कुछ गलत मेडिसिन खाने से भी हो सकती है वो कुछ गलत भेषज जो को इस्तेमाल करने से भी हो सकते हैं वो उन सब का ट्रीटमेंट कैसे होगा तो इन सब की चर्चा अगत तंत्र में होता है रसन तंत्र के हमारा रस से ही हमारा शरीर नहीं होता है हमारा शरीर के अंदर रस जब हमारा शरीर के अंदर वाटर ठीक में नहीं रहता तब हमारा ब्लड प्रेशर हाई लो होता है जो हमारे शरीर बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहता रसायन के अंदर सारी अशुद्धि की भी चर्चा हुई है वो कैसे अशुद्धि का सेवन करना तब तो चर्चा मिलती है अब आजीकरण तंत्र में तो जब हम वीक होते हैं कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं और उसके साथ साथ योग जो हमारा जो कुछ देखा था ना गायनो प्रॉब्लम है तो उन सबको यहाँ पे देखा जाता है आजीकरण तंत्र के अंदर अब हमारा जो आठ स्थान है उससे स्थान जहाँ पे औषधि ज्ञान आहार क्या पत्थ अपत्य सीरियल प्रिंसिपल्स है शारीरिक और मानसिक रोग का उसका चिकित्सा पद्धति वर्णन किया गया है और निदान स्थान पैथोलॉजी में क्या है ना रोग के शनाक्तकरण की प्रक्रिया और उसके लिए जो उपचार उसके विषय में आर्चन किया गया है और विमान स्थान क्या है ना स्पेसिफिक डिटर्मिनेशन जब हम जो भी खाते हैं वो क्या हेल्दी है क्या नहीं हेल्दी है बस स्वास्थ्यवर्धक भोजन के विषय में भी चर्चा असल में एनालॉजी मानव शरीर के जो जन्म प्रक्रिया के साथ साथ उनका जो डेवलपमेंट उनका जो विकास है उन सब के विषय में भी चर्चा मिलती है क्योंकि हमारा प्राकृतिक शरीर और विकृत शरीर प्राकृतिक शरीर जब रोग से दूषित होता है तब तो वो विकृत शरीर बन जाता है अगर विकृत शरीर को तो एक डॉक्टर को तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा तो वो कैसे ट्रीटमेंट करेगा अगर वो प्राकृतिक शरीर के बारे में नहीं जानेगा ठीक है इसलिए प्राकृतिक शरीर के बारे में भी जानना है और इंद्रिय स्थान क्या है तो हमारा जो सेंसरी ऑर्गन बेस्ड जो रोग की प्रकृति है वो प्रतिकार कैसे करना है इन सब के विषय में आलोचना होता है चिकित्सा स्थान जहाँ पे कुष्ठ और महामारी को बहुत सारी महत्वपूर्ण रोग के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है और कल्प स्थान में भी कुछ लोगों की चर्चा तो होती है और कल्प स्थान में जड़ी बूटी को लेकर के इस्तेमाल करके कैसे औषधि को इस्तेमाल करना है उसके बारे में भी चर्चा मिलते हैं चिकित्सा सक्सेस इन ट्रीटमेंट वो चिकित्सक का जो नेचर है उन्होंने तो एक टाइम को अलॉटमेंट कर देता है कि तुम्हारा इस टाइम के अंदर तुम ठीक हो जाओगे इस टाइम के अंदर तुम्हें रेस्ट करना है इस टाइम के अंदर तुम्हें इसी तरफ से दवाई खाना है तो इन सब के जो नोट्स कर देते हैं इन सब का जो
प्रोसेस है और उसके साथ साथ जो ऑपरेशन का जो रूल्स है और शल्य चिकित्सा पद्धति सबकी आलोचना यहाँ पर मिलता है। अब हम देखते हैं आयुर्वेद का जो डायग्नोसिस होता है आठों रूप में। तो प्रथम हम अगर पहले देखते हैं तो वहाँ पे जो हमारा हमारा पहले हमारा नाड़ी परीक्षा होता है, नाड़ी परीक्षा पास को चेक करता है और उसके बाद हमारा मल का परिमल देखा जाता है। ठीक है। अ, को एग्जामिन करना पड़ता है, उसके साथ हमारे इम्यून को एग्जामिन करने के बारे में बताया गया है। उसके बाद हमारा स्किन, हमारा जो आंखों है और उसके साथ हमारा जो शब्द है और हमारा जो आकृति है, हमारा जो फुल जो बॉडी फेस है, इन सबको देख करके डायग्नोसिस किया जाता है। वैसे भी रोग का जो डायग्नोसिस है उनके बाद ट्रीटमेंट की बहुत सारी चर्चा है, पर यहाँ पे जो चर्चा पंचकर्म थेरापी के बारे में बताया गया है, वहाँ पे बमन इट्स टाइपिकली यूज्ड टू हेल्प रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स। एक्चुअली जब हमारे एसिडिटी को डाइजेस्ट का प्रॉब्लम होते हैं तब वो बमन करने के लिए बताया गया है, वोमिटिंग। तो ऐसा करने से पंचम बम के वो करने से देखा जाता है कि उसके शरीर में राहत मिलते हैं। और Birichin helps with the negative accumulation in the body and promotes overall health and hormonal balance। हमारे शरीर के हार्मोनल बैलेंस को ठीक रखता है। उसके साथ साथ देखा जाता है कि हमारा शरीर में एक स्पेसिफिक स्थानों पर जो मैसेज करते हैं वो जो ऑयलिंग है ना, वो ऑयल हमारा शरीर में हार्मोन को बैलेंस करता है। उसके बाद वृष्टि वृष्टि के बारे में तो बहुत सारी चर्चा है, पर यह फिर टाइपिकल यूज्ड टू ट्रीट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, कॉन्स्टिपेशन एंड हेमोरेज। এখানে যেটা বলছেন हम यहाँ पे जो बताया गया है कि हमारा जो नाड़ी है ना, वो नाड़ी के अंदर जब ऑयलिंग किया जाता है तब उसको बस्ती के अंदर पाया जाता है, तब उसको पंचकर्म के थेरापी के अंदर वो आते हैं। और नश्य it's designed to help with allergies, headache, and other sinus tissue। हमारे नाक में हमारा जो नशा हमारे नाक में जब वो ऑयलिंग करते हैं, जो मसल ऑयल है, उसको जब दिया जाता है तब क्या होता है ना, तब देखा जाता है उसके अंदर कुछ एलर्जी जैसे वायरस बैक्टीरिया के लेकर के जो प्रॉब्लम होते हैं ना, वो सुधार लिया जाता है। रक्तमक्ष इट्स यूजफुल फॉर ट्रीटिंग स्किन एंड ब्लड डिसऑर्डर्स। हमारा शरीर में जो ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे हम देखते हैं जैसे जब कुछ जब शरीर के अंदर कुछ बद रक्तों जब कुछ बद रक्त को जब निकालना पड़ता है, उन्हें काटना पड़ता है, काट करके उनको निकालने के लिए जिस थेरेपी का जरूरत पड़ता है वो है रक्तमोक्षण। तो इसी तरफ से ट्रीटमेंट के बारे में चरक संहिता में बताया गया है। आयुर्वेद के जो जनरल फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स जो है उसके बारे में आज हमने यहाँ पर आप लोगों को बताया। यहाँ पे हमने आप लोगों के सामने आयुर्वेद क्या है, वेद क्या है, अथर्ववेद में कहाँ बताया गया है, आयु क्या है, और आयु के साथ साथ हमारे शरीर क्या है, हमारे इंद्रिय क्या है, हमारा मन क्या है, आत्मा क्या है, और तीनों दोष के बारे में, सातों धातु के बारे में, 5 एलिमेंट्स के बारे में, तीनों गुण के बारे में, और 8 अंगों के बारे में, 8 स्थान के बारे में चर्चा किया है, और उसके साथ 8 डायग्नोसिस और पंचकर्म जो आयुर्वेद के जनरल इंफॉर्मेशन मेडिकल साइंस के लिए। सबको धन्यवाद।